न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th इंग्लिश का 2.4 द फॉल ऑफ ट्रॉय ये लेसन सीखने जा रहे हैं। तो अब इस लेसन के दो पार्ट से हम आज फर्स्ट पार्ट देखेंगे। So let's start. Epics are long poems that relate the deeds of the great national hero. Epics क्या होते हैं? तो एक लॉन्ग पोएम होते हैं, बहुत बड़ी कविताएं होती है जिसमें जो ग्रेट नेशनल हीरोज होते हैं, महान नायक, इनके बारे में, इनके कार्य के बारे में बताया गया होता है। और ग्रेट नेशनल वॉर नहीं तो जो उस देश में बहुत बड़े युद्ध होते हैं उनके बारे में बताया गया था। दे ऑफन टेल अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री। वो क्या करते हैं? तो एपिक्स उस देश की जो पुराना इतिहास था उसके बारे में जानकारी देते हैं। दे मे हैव कंपोज्ड एंड सung और रिसाइटेड फॉर मेनी इयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली राइट डाउन। वो क्या होता है? एपिक्स पहले तो बनाए जाते, फिर उसके बाद बोले जाते और रिसाइटेड सुनाए जाते फॉर मेनी इयर्स बहुत सालों तक, बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन उससे पहले कि उसकी प्रिंट हो सके, वो लिखे जा सके। The famous Sanskrit epics are the Ramayana and the Mahabharata, and the two great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. तो जो हमारे भारत देश के दो बहुत बड़े संस्कृत इपिक्स है उनके नाम है रामायण एंड महाभारत। और ऐसे ही यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन साहित्य में कौन से है? तो द इलियड एंड ओडिसी। Just as in English literature we go back to the stories from the Ramayana and the Mahabharata, so the literature in the western countries they go back to the Iliad and Odyssey. जैसे कि हम भारतीय साहित्य में हर एक को क्या मालूम है? रामायण महाभारत के बारे में मालूम है। वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमात्य जो देश है, उनके लोगों को इलियाड और ओडिसी के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। Just as children all over the India know the names of the stories of Ramayana and Ram and Sita, जैसे कि भारत के सभी बच्चों को लगभग राम, सीता, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी इनके बारे में जो कथाएं मालूम होती है, वैसे ही सो चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज नो द नेम्स ऑफ हेक्टर, ओडिसीज, एक्किलीज, हेलन ऑफ ट्रॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। वैसे ही इन यूरोपियन कंट्रीज के बच्चों को किनके नाम मालूम होते हैं? तो हेक्टर जो कि ट्रॉय का सेनापति था, ओडिसीज, एक्किलीज, हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन ट्रॉय की हेलन जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, बिकॉज ऑफ whom द ग्रीक एंड ट्रोजन फॉट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, जिसकी वजह से ग्रीक यानी कि ग्रीस शहर के लोग ग्रीक और ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन्स बोलते हैं। तो इन दोनों ग्रीस वर्सेस ट्रॉय, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जो लगभग 10 सालों तक चला। Nobody knows for certain who the author of these early epics is, यानी कि जो पहले के बड़ी बड़ी कविताएं हैं इनका मूल ऑथर यानी कि लेखक, कवि कौन है ये किसी को भी नहीं पता। It is thought that they were arose and developed with the nation is there, मगर लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे ये दोनों देश बढ़ रहे थे उसी दरम्यान ये साहित्य भी बढ़ा और इसमें डेवलपमेंट, उसमें विकास भी हो गया। वेयर हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर, और ये साहित्य एक कवि से, एक गायक से दूसरे गायक तक बोली भाषा में गए। टिल परहैप्स वन ग्रेट पोएट गेव देम देयर फाइनल फॉर्म, जब तक एक बहुत बड़ा कवि इसे एक फाइनल फॉर्म, अंतिम चरण तक नहीं ले गया तब तक। ऐसे ही एक दूसरे के सुनी कही बातों पे आगे चलते रहे इपिक्स। It is believed that Iliad and the Odysseys were composed and recited by the blind poet named Homer. ऐसा माना जाता है कि इलियाड और ओडिसीज ये जो बड़े इपिक्स है यानी कि बड़ी बड़ी कविताएं, कंपोज एंड रिसाइटेड यानी कि पहले तो लिखी गई, बनाई गई, एंड रिसाइटेड और सुनाई गई लोगों को, बाय अ ब्लाइंड पोएट एक अंध कवि के जिसका नाम होमर था।
who live about 900 BC, यानी कि जो जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले 900 साल पुराना था, and who wander from one Greek city or village to another, और जो कि ग्रीक की एक सिटी शहर गांव से दूसरे शहर गांव को घूमता रहता था, अपना प्रवास पूरा करता था. Singing his poem to all who would receive him in their homes. मगर वो सिर्फ उन लोगों के लिए गाता था जो लोग उसे अपने घर में सहारा देते थे, एंड गिव हिम हॉस्पिटलिटी, उसकी मेहमान नवाजी करते थे, उसको खाने पीने का ध्यान रखते थे. दिस वैंडरिंग सिंगर हैज बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस, और इस प्रवास करते हुए वैंडर यानी कि घूमने वाले गायक का ऑनर सम्मान किया गया है सदियों से पेरिस में, यूरोपियन कंट्रीज में. नॉट ओनली इन ग्रीस, सिर्फ ग्रीस में ही नहीं, बट इन ऑल यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप में इस कवि का, इस गायक का सम्मान किया जाता है एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री, यानी कि यूरोपियन पोएट्री का पिता इसे कहकर. द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय. जो ये इलियड स्टोरी है, कथा है, वो किसकी है? इलियम यानी कि ट्रॉय शहर की. A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. अब ट्रॉय एक बहुत ही श्रीमंत अमीर व्यापारी सिटी थी, व्यापारी शहर था, जो कि एशिया माइनर में आता है, जिसके पास ही एक छोटा सी था दैट लीड्स टू एजियन, एजियन को जाता था और वहां से वो ब्लैक सी में मिल जाता था. इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, और उसका स्थान ऐसा था, उसमें बहुत सारा व्यापार भी होता था और खेती बाड़ी का काम भी होता था ट्रॉय शहर में. इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स, यानी इस शहर के अगले वाले हिस्से में बहुत बड़ा समुद्र था और उसमें जहाज आती जाती रहती थी. ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, जिन जहाजों में माल था और अनाज का सामान था. एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंटेन इडा, इस शहर के पिछले वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा चट्टान था जिसका नाम माउंट इडा था. फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम, जिससे बहुत सारी नदियां झरने बह रहे थे. द वैलीज अमंग द हिल्स वेर वेल वाटर एंड फर्टाइल, और जो घाटियां थी इस चट्टान के बीच, उन्हें बहुत सारा पानी था और उसकी जमीन भी बहुत उपजाऊ थी. विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स, और इस उपजाऊ जमीन में मक्के की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी. कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मिडोज, और घास के मैदान में जो कैटल्स होते थे यानी कि काऊ बफेलो, इनका चरना चालू रहता था. व्हाइल शीप फेड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल, और जो शीप्स थी, बकरियां थी, भेड़ बकरियां, वो इस चट्टान की जो ढलान थी उस पर चरती थी. राउंड देयर सिटी द ट्रोजन हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी, यानी कि पूरे ट्रोजन शहर को, ट्रॉय शहर को ट्रोजन्स ने, यानी कि ट्रॉय में रहने वाले लोगों ने एक बहुत ही बड़ी मजबूत दीवार से बांध दिया था. उसके चारों तरफ सिटी के बहुत ही मजबूत दीवार थी, सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर हमला ना कर सके समुद्र की साइड से. द वॉल वॉज सो ब्रॉड, वो इतनी चौड़ी थी जो दीवार बनाई हुई थी, दैट पीपल कुड स्टैंड, यानी कि उस दीवार पे लोग खड़ा रह सके, एंड सीट बैठ सके, एंड वॉक ऑन इट, उस पर चल भी सके, इतनी चौड़ी वो दीवार थी. द ग्रेट गेट स्टूड ओपन, और उसके जो आलीशान भव्य दरवाजे थे वो हमेशा खुले होते थे.
and the people could go to the seashore outside and come in as they pleased. तो जो ट्रोजन्स थे, ट्रॉय शहर के लोग, वो उन गेट से बाहर जाते थे समुद्र किनारे पे, और जब मन चाहा वापस भी आते थे. बट इन द टाइम ऑफ वॉर गेट्स वुड बी क्लोज. मगर जब युद्ध का समय आता था तब ये सभी गेट्स जो थे, दरवाजे बंद किए जाते थे. एंड देन द सिटी वाज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस. और तब शहर का रूपांतर एक बड़े से किले में हो जाता था. क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक. सभी हमले से सुरक्षित ऐसे. प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग गेट. यानी कि उसके चारों तरफ जो दीवार थी वो उसे प्रोटेक्ट, संरक्षित करती थी. एंड एज वेल एज बाय द हिल बिहाइंड. और जो पीछे की तरफ चट्टान थी वो भी इस ट्रॉय शहर को संरक्षित करती थी. द ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी. ट्रॉय एक मजबूत शहर था. स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल, स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स. यानी कि उसका संरक्षण कौन कर रही थी तो ए दीवार, और डिफेंड यानी कि इसका बचाव करने के लिए कौन था तो ब्रेव सोल्जर्स, शूर सैनिक इसमें थे ट्रॉय के पास. बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स. मगर जो सभी राजा थे और ग्रीस के हीरो, ग्रीस शहर के बड़े बड़े नायक, इन्होंने ट्रोजन की तरफ यानी कि ट्रॉय शहर के लोगों के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर किया, युद्ध की घोषणा की. बिकॉज ऑफ पेरिस यानी कि पेरिस की वजह से. अब देख लो कैसा था. अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, किसके वजह से? पेरिस की वजह से, जो कि प्रिंस था ट्रॉय का. अब इस प्रिंस ऑफ ट्रॉय दैट इज पेरिस के खिलाफ इन्होंने युद्ध क्यों किया था तो इसका कारण आगे दिया है. हैड परस्यूटेड हेलन, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलस. तो इस पेरिस ने फुसलाकर हेलन को अपने साथ लाया था. अब ए हेलन थी ग्रीक किंग यानी कि ग्रीस शहर का जो किंग था उसकी पत्नी थी. ग्रीक शहर का किंग कौन है? मेनेलस. और इस राजा की पत्नी का नाम है हेलन, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी. तो अब ऐसा तय हुआ था कि जो जितने सारे लोग हेलन के स्वयंवर में आएंगे उनमें से उन राजाओं ने जो स्वयंवर पूरा करेगा उनमें से एक राजा सिर्फ जीतेगा. तो वो जो स्वयंवर था वो मेनेलस जीत गया था. मगर जितने सारे दूसरे राजा आए थे तो स्वयंवर के बीच एक शर्त रखी गई थी कि जो राजा जीतेगा यानी कि हेलन का पति होगा, तो बचे हुए सारे जितने सारे राजा हैं उन्होंने हेलेन के पति को यानी कि मेनेलस को जब भी युद्ध के दौरान युद्ध हो जाए तब इन्हीं सब राजा ने अपने काम छोड़कर हेलन के पति को मदद करने, ऐसी शर्त थी. इसीलिए अब सभी राजा और हेलन का पति ट्रोजन्स के साथ युद्ध कर रहे थे, क्योंकि मेनेलस की पत्नी दैट इज हेलन को पेरिस, जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, उसने बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था. द ग्रीक वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय. अब ग्रीक लोगों को बदला लेना था ट्रॉय का फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलस, जो अपने राजा मेनेलस के साथ गैर व्यवहार हुआ है. दे सेल टू ट्रॉय. उन्होंने अपनी सारे शिप्स, जो भी जहाज है, वो ट्रॉय की तरफ रवाना कर दिए. एंड लेड सीज टू द सिटी. और ट्रॉय शहर को घेरा बना दिया. द ट्रोजन्स टू fought hard and siege continued for 10 years. अब ट्रोजन्स ने भी बहुत तगड़ा मुकाबला किया ग्रीक लोगों का, और ये जो घेरा था वो करीब 10 साल तक चलता रहा.
द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द siege डिड नॉट एंड। अब युद्ध तो रोज हो रहा था मगर जो घेरा बना हुआ था उसका टूटने का कोई समय ही नहीं आ रहा था, वो टूटता ही नहीं रहा था। On the other hand, the Greek could not take the city, and on the other hand, Trojans could not force them to sail away. अब एक और ऐसा हो रहा था कि ग्रीक लोगों को सिटी के अंदर पहुंच नहीं रहे थे, वो ट्रोजन्स को हरा नहीं पा रहे थे, और वैसे ही ट्रोजन्स भी कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, ग्रीक लोगों को अपने शहर से दूर भगाने के लिए असफल हो रहे थे। एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट देयर गेट्स, ट्रोजन्स अपने बड़े बड़े दरवाजों के बाहर आते थे। ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स, ग्रीक लोग अपने तंबुओं से बाहर आते थे, एंड शिप्स से, एंड फाइटिंग वेंट ऑन, और ऐसे ही युद्ध चलता रहता था। समटाइम्स देयर वर अ ग्रेट बैटल बिटवीन टू आर्मीज, कभी कभी दोनों आर्मीज के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता था। समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, कभी कभी दोनों की तरफ के एक एक महान नायक आते थे और इन दोनों के बीच ही युद्ध होता था। समटाइम्स द ट्रोजन हैज द बेटर ऑफ इट, यानी कि उनमें से कोई ऐसा दिन था जो कि ट्रोजन्स के लिए अच्छा जाता था। समटाइम्स द ग्रीक, कभी ग्रीक की तरफ अच्छा रहता था। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, मगर ऐसे ही युद्ध चलता रहता था। अब बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए युद्ध को शुरुआत होते हुए। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड वेर किल्ड इन कोर्स ऑफ द वॉर, और इस युद्ध के दरमियान बहुत सारे दोनों की तरफ के ग्रीक और ट्रोजन, इन दोनों की तरफ के महान नायक ऐसे युद्ध में मारे गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर द 9 years, द ब्रेव हेक्टर was at last killed by the Achilles, whom none could resist. अब अपने देश, अपने सिटी ट्रॉय शहर का बचाव करते करते ट्रोजन्स का सेनापति शूरवीर हेक्टर 9 साल बाद, युद्ध के शुरुआत होने के बाद 9 सालों के बाद मारा गया बाय एक्किलीज द्वारा, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। बट एक्किलीज हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर बाय द पॉइजन्ड एरो, मगर उसके बाद एक्किलीज भी मारा गया बाय द पॉइजन्ड एरो, यानी कि विषारी बाण से। दैट एंटर्ड, वो कहां पे लगा उसे, हिज हील, यानी कि पैर की एड़ी को। क्योंकि देख लो, एक्किलीज एक ऐसा व्यक्ति बताया जाता था हमारे महाभारत में, जैसा है कि कौरव का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, उसका आखिर में लोहे का शरीर बना था, यानी कि उसके शरीर को एक कवच बनाया गया था, उसका शरीर कवच बना था कि जिस पर कितना भी हमला करो उसे कुछ नहीं होगा, मगर एक ऐसा पार्ट बचा था उसका कि जहां पे सिर्फ उसे हानि पहुंचा सके। ऐसा ही कुछ एक्किलीज के बारे में हुआ था। उसके मां ने उसे नदी के पानी में डुबोया था, मगर क्या किया था, डुबाते समय उसके पैर की एक एड़ी को पकड़ाकर उसे पूरा डुबो दिया था उस पानी में। अब क्या हुआ, जो भाग उसके मां ने, जिस एड़ी का भाग उसके मां ने पकड़ा हुआ था उसका, वहां पे उस नदी का पानी ठीक तरह से पहुंचा नहीं, और वो भाग, वो जो शरीर का हिस्सा है, वो कवच नहीं बन पाया, वो नॉर्मल रह गया। तो सिर्फ इसी जगह पर मारकर एक्किलीज की मृत्यु हो सकती थी, ऐसा माना जाता है। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड, यानी कि एक ही ऐसा, पैर की एड़ी एक ही ऐसा पार्ट था जहां पे उसे जख्म हो सके। स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड आल्सो बाय द पॉइजन एरो, यानी कि विषारी बाण से पेरिस भी मारा गया। द ट्रोजन्स वेर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी, अब ट्रोजन्स थके हारे हुए थे क्योंकि वो अपने ही सिटी में कैद होकर रह गए थे, अपने ही शहर में कैदी बन चुके थे। एंड द ग्रीक्स वेर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, और ग्रीक लोग, जो लोग थे, वो भी थके हुए थे क्योंकि उनको अपने घर की तरफ जाना था, हम अपने फैमिली से मिलना था। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, मगर ये युद्ध ऐसा ही आगे चलता रहा। तो ये था हमारा इस फॉल ऑफ द ट्राई का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, भाइयों, बहन के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे
केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।